नमस्कार मित्रों, मैं दीपक पांडे, फिजिक्स टीचर। आप लोग के लिए लाया हूँ लॉकडाउन स्पेशल। और ये हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्रों, हमारे बच्चों के लिए है। वर्क फ्रॉम होम हम लोग छोटी सी जगह पे इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, पहले समझेंगे। एक ये यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात किसके अकॉर्डिंग होने वाला है? चार्ज। ठीक है, क्लास 10th में तो हम लोग चार्ज का डिफिनीशन वगैरह पढ़े हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज सब, प्लस क्यू माइनस क्यू पढ़ के बैठे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी हमको डीप स्टडी करना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। तो चार्ज, ये चार्ज कहाँ से आया, कैसे आया, पहले ये देखना है। क्या होता है ना, आज के लगभग 2200 ईयर एगो की बात मैं बोल रहा हूँ। 2200 ईयर एगो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे ना, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। ठीक है ना। थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ चार्ज कैसे आया। 2200, लगभग 2200 साल पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने एक रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में अंबर नाम का एक सब्सटेंस है, जैसे हम लोग प्लास्टिक या फिर ग्लास वगैरह देते ना। तो थेल्स ने कहा कि अंबर नाम का एक सब्सटेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, जिसको क्या किया जाए, रब किया जाए, मतलब रगड़ा जाए। तो रब करने पे ये जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है। अभी बताऊंगा इलेक्ट्रिफाइड क्या होता है। इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है। तो कैसे पता किया इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है? तो अंबर को उसने किसी भी अन्य से, जैसे किसी थ्रेड वगैरह से रब किया। तो रब करने पे ये पाया कि जो अंबर था वो छोटे मोटे मतलब ऑब्जेक्ट जैसे पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रॉपर्टी को बोला गया कि वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया। बट हाउ इट वॉज इलेक्ट्रिफाइड, इसमें छोटे छोटे अंबर में छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी आई वो कहां से आई? क्या था कि ऐसा रब करने से हुआ क्या कि वो अंबर जो था वो अन्य छोटे छोटे पीसेस को, पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया? ये थेल्स नहीं बता पाए। थेल्स बस इतना ही बोले, इफ अंबर रब्ड बाय एनी थ्रेड देन इट बिकम इलेक्ट्रिफाइड। इलेक्ट्रिफाइड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन करना। ठीक है, ओके। और इसको जब थेल्स पूरा नहीं बता पाए तो थेल्स की थ्योरी थोड़ी सी फेल कर गई, क्योंकि ये बता नहीं पाया व्हाई इट इज इलेक्ट्रिफाइड, और इन्होंने बोला खाली अंबर है और कुछ नहीं है। तो फिर टाइम बीतता गया, टाइम एक्सपेंड हुआ, टाइम आगे बढ़ा। तो लगभग 17th सेंचुरी की बात है। इन 17th सेंचुरी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम होगा गिलबर्ट। और गिलबर्ट का नाम आने वाला है फिर आगे, ठीक है ना। गिलबर्ट थे। गिलबर्ट ने क्या किया, कहा कि ठीक है भाई थेल्स आपने जो बोला ठीक है। गिलबर्ट ने कहा कि अंबर ही नहीं, और भी बहुत ढेर सारी चीजें हैं, जैसे ग्लास, एबोनाइट, सिल्क, कैट स्किन, सल्फर। गिलबर्ट ने कहा कि सिर्फ अंबर ही नहीं, ग्लास, एबोनाइट, सिल्क, कैट स्किन, सल्फर, ऐसी और भी बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनको रब करने पे इलेक्ट्रिफाइड किया जा सकता है। यानी थेल्स के आगे कौन बढ़ गया? गिलबर्ट। बट ये इलेक्ट्रिफाइड मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने बोला ठीक है इलेक्ट्रिफाइड, एक शब्द आता रहा इलेक्ट्रिफाइड हो गया, इलेक्ट्रिफाइड हो गया, ठीक है ना। कैसे हुआ? तो लोगों ने बोला रब। तो रब करने से क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया। तो ग्लास को मान लो सिल्क से या एबोनाइट को कैट स्किन से या रब किया गया, तो ये सब इलेक्ट्रिफाइड हो गया। बट हाउ दिस प्रोसेस वाज डन, it was not described by Gilbert. Okay, so Gilbert was going to fail. ये समय बीतता गया, 18th सेंचुरी की बात है। बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट आने वाले हैं जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने बोला कि ठीक है, बोला कि ठीक है भाई थेल्स आपकी भी बात सही है, गिलबर्ट आपकी भी बात सही है। फुल गिलबर्ट की बातों से जो ये फ्रैंकलिन था ना, वो फुल सेटिस्फाई हो गया। उसने बोला ठीक है आपकी बातें सही है। बट हाउ, तो जो फ्रैंकलिन था उसने ये डिस्क्राइब किया कि रब करने से क्या हो रहा है,
what is going on when glass rod rubbing with silk, ebonite rubbing with cat skin, तो क्या ऐसा होने जा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो जा रहा है। तो इसको डिस्क्राइब करेंगे कौन? फ्रैंकलिन। और फ्रैंकलिन ने बोला कि ये इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रिफिकेशन या रब करने पे जो भी हो रहा है उसका मेन रीजन है चार्ज। इसका मेन जो कारण है वो क्या है? चार्ज। कि मतलब रब करने पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से वो चार्ज हो जा रहा है, और चार्ज होने के कारण उनके अंदर एक प्रॉपर्टी आ रही है जिसको बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिफाइड हो गए। और इस प्रोसेस का नाम, रबिंग के द्वारा किसी बॉडी को चार्ज कर दो, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब when a body becomes charged by rubbing, then this process is called electrification and the body is called electrified। और जब बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई है तो इस इलेक्ट्रिसिटी का नाम होगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्रिक्शनल मतलब रब करके किसी बॉडी को चार्ज कर दो तो इसका नाम होगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, चार्ज, ठीक तो पढ़ेंगे लोग, ऐसे डिफाइन कर देते हैं चार्ज क्या होता है। व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ चार्ज, एकदम बेसिक आपको पढ़ा रहा हूं, पहला लेक्चर है मित्रों। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग, जैसे फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको। मैं कह रहा हूं कि फ्रैंकलिन ने कहा कि, और केमिस्ट्री भी आपकी बोलती है, डाल्टन भी कहते हैं कि लेट अस, ये मान लो ये स्पेस है, ये जगह है, और यहाँ पे मैं ग्लास को, ये पूरी जो ये आपको रेक्टेंगल या फिर जो भी क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, इस बाउंड्री के अंदर कौन है? ग्लास। इस बाउंड्री के अंदर कौन है? ग्लास। मैं बताने जा रहा हूँ चार्ज कैसे आता है। तो बताओ क्या बताया था डाल्टन ने बोला कि जितने भी मटेरियल है सब एटम से मिलके बनते हैं। जितने भी भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये एटम से मिलकर बना है। मान लो एक एटम मैं ले रहा हूं, एक एटम है, इस एटम का न्यूक्लियस है, ये बाहर मान लो कोई ऑर्बिट है। ओके, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? यू नो, बोल दिया फ्रैंकलिन ने कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये भी बताया था फ्रैंकलिन ने बताया था कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है ना, इस न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इस ऑर्बिट में, हर कोई जानता है, छोटा बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये ग्लास है, ग्लास में कोई एक ही एटम नहीं होगा, ऐसे बहुत ढेर सारे ग्लास के अंदर एटम है। जनरली देखो तो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इट मींस दिस एटम इज न्यूट्रल। ये जो एटम है ना, ये पूरा जो एक एटम है ग्लास का, वो न्यूट्रल है। तो ऐसे ही जितने इसके एटम होंगे सब क्या होंगे? न्यूट्रल। सर एक एटम न्यूट्रल, सभी एटम न्यूट्रल, यानी ग्लास भी क्या है? पूरा ग्लास का जो मटेरियल है वो भी क्या है? न्यूट्रल, नो चार्ज। ओके, ये ग्लास जो है न्यूट्रल है, क्लियर हो गया। तो इसको चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए हमने बोला कि भाई इसको रब कर दो सिल्क से, तो सिल्क से रब कर दोगे तो चार्ज हो जाएगा, अपने आप चार्ज हो जाएगा? नहीं, इसके लिए एक प्रोसेस होगा। होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स है सबके पास अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। आपको पता होगा कोई बॉडी रिवॉल्व करेगी तो उसके पास, या फिर चलेगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं बात करूं कि इसको मैं अभी कहीं टच नहीं कराया हूं, ये एयर में है, ये जो ऑब्जेक्ट है एयर में ऐसे तैर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, स्विम कर रहा है एयर में, और यहां से हीट इसको मिलना शुरू हो गया। इट मीन्स टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज। अब इस ग्लास को जब हीट मिलेगा तो ये हीट इलेक्ट्रॉन भी एब्जॉर्ब करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के चलने की जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी। इट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिकम इंक्रीजेस। और जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी स्पीड भी बढ़ेगी, और इतनी स्पीड बढ़ेगी कि मान लो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को यूं ऐसे क्या करेगा? छोड़ देगा। एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यानी कि पूरी कहानी चार्ज से पहले, पूरी स्टोरी किसके ऊपर निर्भर होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी के बेस पे पढ़ना है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आ गए। अभी यहाँ ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक बाहर चला गया, तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बाहर लेके चला गया, तो एटम पे कौन सा चार्ज आया? एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़े हो, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन बाहर अपने ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, तो नेगेटिव चार्ज लेके इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, और एटम पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ही मान लो यहाँ पर भी कोई एटम है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ कोई वही काम, मतलब जितने एटम होंगे सब अपना ये काम ऐसे करते रहेंगे, ठीक है ना। और सबके पास अपने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्या यहाँ बाहर एयर है, ये इलेक्ट्रॉन एयर में तो जा नहीं सकता, ये तो इसका दुश्मन है, इंसुलेटर है, एयर अलाउ नहीं करेगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर आओ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनको इलेक्ट्रॉन को जहां जहां पॉजिटिव दिखेगा वहां वहां भाग के ये जाएंगे। बट ये जिग जैग पाथ पे इस ग्लास के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जिग जैग पाथ पे क्या करेंगे, मोशन, रैंडम मोशन करेंगे। और ये एयर, मतलब ये बाहर भी नहीं जा सकते, बाहर तो इनके दुश्मन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बस अपने घर को छोड़ा है, ये इसका मोहल्ला है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन अपने मोहल्ले को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि मोहल्ले जो है बाहर दुश्मन बैठे हुए हैं, इसका इंतजार कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की मजबूरी, बाहर भी नहीं जा सकता, वापस अपने घर पे भी नहीं जा सकता, तो करेगा क्या, तो जहां जहां इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेंगे वहां पे ये क्या करेगा, टक्कर करेगा, कोलाइड करेगा और जिग जैग पाथ पे रैंडम मोशन करेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये खाली बैठा हुआ है भाई, ये अपने घर से निकाल दिया गया है, निकल चुका है ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये अपने घर से निकल चुका है। ठीक है, ये ग्लास की बात हो गई, कब, जब हीट मिला। अब आप लोग कहोगे सर ठंडी में क्या होगा, अरे ठीक है यार, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करो तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 डिग्री पर भी 273 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, यानी कि 0 डिग्री पर भी हमें हीट मिलेगा, याद रखेंगे। यानी कोई बॉडी को, हमें किसी भी कंडीशन में किसी बॉडी को हीट मिलती रहती है और वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन देता रहता है। तब तक यहाँ से सिल्क का राड आया, सिल्क का थ्रेड आया, सिल्क आया, और जब सिल्क आया तो जो कहानी ग्लास के अंदर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अभी ग्लास देखो, अभी ग्लास अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि जितने प्लस वाले एटम है ना उतने ही अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि सब उसी, और सबको जब इनका अलजेब्रिक सम जब आप लोगे, तो जब इसका सम लोगे तो जितने प्लस है और जितने माइनस जोड़ोगे फिर भी ये जीरो, इसका नेट चार्ज क्या आने वाला है, नेट चार्ज जीरो आ रहा है। ये अभी भी चार्ज नहीं है, बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन दे चुका है। तब तक सिल्क का रॉड आया, सिल्क का थ्रेड आया, सिल्क के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव एटम है, सेम स्टोरी इसमें भी है जैसे इसमें है। तब तक सिल्क जब आया और सिल्क से हमने ग्लास को रब किया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन खाली बैठा था, ये कहीं जा नहीं पा रहा था, और इसको मौका मिल गया कि सिल्क के पास इसको प्लस दिखा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके प्लस से क्या होगा, बाउंड हो जाएगा, और बाउंड होके ये फ्री इलेक्ट्रॉन सिल्क के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, अभी तो ये न्यूट्रल था, पूरा का पूरा ग्लास न्यूट्रल था, मान लो इसमें 100 प्लस वाले थे तो 100 ही फ्री इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब सिल्क से आपने इसको रब किया तो 2 4 10 इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले गए, यानी कि निगेटिव चला गया, यानी अब ये जो ग्लास रॉड है वो प्लस 90 हो गया। पहले मान लो ऐसे था, मान लो प्लस 100 था इसमें और माइनस वाले भी 100 थे, यानी पूरा का पूरा ग्लास रॉड क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन जब सिल्क ने इसको रब किया तो मान लो 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी निगेटिव वाले अगर 10 चले गए तो प्लस 100 और निगेटिव 10 चला गया तो माइनस 90 यानी प्लस 10, यानी कि ये जो ग्लास रॉड है वो चार्ज हो गया भाई। by rubbing this glass rod is become charged, but how charge was created, this is the first method, by rubbing। तो अपने से थोड़ा होगा, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में बैठा होता ना, फ्री ना होता, तो सिल्क इसके इलेक्ट्रॉन को लेके नहीं जा पाता, थोड़ी देर तक और रब करना पड़ता, पहले ग्लास को हीट करना पड़ता, उसके इलेक्ट्रॉन को फ्री करना पड़ता, तब सिल्क क्या करता, उसके इलेक्ट्रॉन को लेके जाता।